आज हम लोग उत्परिवर्तन के द्वितीय भाग के बारे में अध्ययन करेंगे। उत्परिवर्तन के आमाप के आधार पे उनको जीन उत्परिवर्तन एवं क्रोमोसोम उत्परिवर्तन में वर्गीकृत किया गया है। कई उत्परिवर्तनों में एक क्षार युग्म में परिवर्तन आता है, जैसे एक क्षार युग्म दूसरे क्षार युग्म से विस्थापित हो जाए, अथवा एक क्षार युग्म विलुप्त हो जाए, अथवा एक क्षार युग्म आकर जुड़ जाए। तो इन सबको एक साथ मिलकर पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। एडिशन और डिलीशन को एक साथ मिलकर फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन भी कहते हैं। पॉइंट म्यूटेशन में जब एक क्षार युग्म परिवर्तित होता है और दूसरे से विस्थापित होता है तो उसे बेस सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। ये दो प्रकार का हो सकता है, ट्रांजिशन एवं ट्रांसवर्जन। हम सब जानते हैं कि नाइट्रोजनी क्षार जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं वो कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म दर्शाते हैं। इनके स्थिर फॉर्म जो हैं वो थाइमीन और ग्वानिन के कीटो रूप में होते हैं और एडेनिन एवं साइटोसिन के अमीनो रूप में उपस्थित होते हैं। जब ये अपने अस्थिर रूप में इनॉल और इमिनो रूप में परिवर्तित हो जाते हैं तो ये असामान्य क्षार युग्म बनाते हैं, जैसे कि ए सी के साथ पेयर करता है और जी टी के साथ क्षार युग्म बनाता है। ये प्रक्रिया यदि डीएनए रेप्लिकेशन या प्रतिकृतिकरण के समय हो तो अब गलत क्षार डीएनए में उस स्थल पर आ जाएगा, जिसके कारण ट्रांजिशन एवं ट्रांसवर्जन की प्रक्रिया होती है। तो ट्रांजिशन वो प्रक्रिया है जब एक क्षार समान वर्ग के दूसरे क्षार से विस्थापित होता है, अर्थात प्यूरीन प्यूरीन से विस्थापित होता है, पिरिमिडीन पिरिमिडीन द्वारा विस्थापित होता है। तो ट्रांजिशन में एक प्यूरीन दूसरे प्यूरीन को विस्थापित करता है, तो ए जो है जी द्वारा विस्थापित हो सकता है या जी जो है वो ए द्वारा विस्थापित हो सकता है। और पिरिमिडीन एक पिरिमिडीन दूसरे पिरिमिडीन को तो टी के स्थल पर सी आ सकता है और सी के स्थल पर टी आ सकता है। तो द्विरज्जुक डीएनए में ट्रांजिशन जीए से एटी होता है। ट्रांसवर्जन जब क्षार युग्म विस्थापन में जब एक क्षार युग्म प्यूरीन जो है वो पिरिमिडीन द्वारा विस्थापित होता है और पिरिमिडीन जो है वो प्यूरीन द्वारा विस्थापित होता है, तो उसे ट्रांसवर्जन कहते हैं। मतलब एक क्षार वर्ग दूसरे क्षार वर्ग द्वारा विस्थापित होता है। तो यहाँ पे जो पिरिमिडीन है उसके स्थल पर प्यूरीन आ रहा है, तो सी के स्थल पर ए अथवा सी के स्थल पर जी आ सकता है और टी के स्थल पर ए अथवा टी के स्थल पर जी आ सकता है। तो यहाँ प्यूरीन द्वारा पिरिमिडीन का विस्थापन हो रहा है। यहाँ पे पिरिमिडीन द्वारा प्यूरीन का विस्थापन हो रहा है, तो ए के स्थल पर सी आ सकता है अथवा ए के स्थल पर टी आ सकता है, जी के स्थल पर सी आ सकता है अथवा जी के स्थल पर टी आ सकता है। चार भिन्न प्रकार के ट्रांजिशन और 8 भिन्न प्रकार के ट्रांसवर्जन संभव हैं। फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन में हम सब जानते हैं कि जो कोडॉन्स हैं वो त्रिक होते हैं और कॉमा रहित होते हैं और उसी रूप में वो रीड किए जाते हैं। यदि कोई भी क्षार युग्म विलुप्त हो जाता है अथवा आकर बाहर से जुड़ जाता है तो एमआरएनए का रीडिंग फ्रेम परिवर्तित हो जाता है, जिसके कारण भिन्न प्रकार के अमीनो अम्ल पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में आ जाते हैं या उन कोडॉन द्वारा कोडित होते हैं जब रीडिंग फ्रेम परिवर्तित हो जाता है, जिसके कारण अकार्यात्मक प्रोटीन निर्मित होती है। तो यहाँ पर जो चित्र में ट्रांजिशन और ट्रांसवर्जन के उदाहरण दिखाए हैं, यहाँ पर जो GC बेस पेयर है वो उत्परिवर्तित होकर AT बेस पेयर में परिवर्तित हो जा रहा है। ये वाइल्ड टाइप अलील है और ये म्यूटेंट या उत्परिवर्तित जीन का अलील है। तो ये जो GAG mRNA में है वो ग्लूटामेट को कोडेड करता है और जब ये उत्परिवर्तित होता है तो जी के स्थल पे ए आ जा रहा है तो AAG कोडॉन बनता है जो कि लाइसीन को कोडित करता है। इस कारण से निष्क्रिय उत्परिवर्ती उत्पाद म्यूटेंट जीन का उत्पाद बनता है जो कि निष्क्रिय होता है, तो निष्क्रिय प्रोटीन निर्मित होती है। तो GC पेयर जो है वो उत्परिवर्तित होकर AT बेस पेयर में परिवर्तित हो गया है। दूसरे में ट्रांसवर्जन का उदाहरण दिया है जहां पर AT बेस पेयर जो है वह TA बेस पेयर में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पर जो mRNA है
उसमें GAG कोडॉन है, और जब वो उत्परिवर्तित हो जाता है तो एक स्थल पर U आ जाता है, तो वो GUG में परिवर्तित हो जाता है। तो जो सामान्य कोडॉन है RNA का GAG, वो ग्लूटामेट को कोडित करता है, जबकि जब वो उत्परिवर्तित होकर GUG में परिवर्तित हो जाता है तो वैलिन निर्मित उस स्थल पर आता है। तो जो अडल्ट हीमोग्लोबिन की बीटा चेन है वो सामान्य उसमें परिस्थिति में ग्लूटामेट को कोडित करती है, पर जब वो उत्परिवर्तित हो जाता है, TA बेस पेयर आ जाता है DNA में, तो वो वैलिन को कोडित करता है, जिससे सिकल सेल अनीमिया का बीटा चेन जो डिफेक्टिव होती है वो निर्मित होती है। यहाँ पे एडिशन और डिलीशन का उदाहरण दिया गया है। यहाँ पे एक अतिरिक्त बेस पेयर आकर जुड़ जाता है, तो ये वाइल्ड टाइप DNA है जो कि सामान्य प्रोटीन को या कार्यात्मक प्रोटीन को निर्मित करता है या संश्लेषित करता है। जब यहाँ पर 6 और 7 बेस पेयर के बीच में CG बेस पेयर जुड़ जाता है तो म्यूटेशन हो जाता है, एडिशन म्यूटेशन होता है, और इसके बाद जो है तीसरे कोडॉन से रीडिंग फ्रेम चेंज हो जाता है। तो सामान्य कार्यात्मक प्रोटीन में जो अमीनो अम्ल क्रम है वो मेथियोनीन, लाइसीन, ग्लाइसीन, प्रोलीन और फेनाइलएलानीन है, और जब तीसरे कोडॉन से रीडिंग फ्रेम चेंज होता है तो जो प्रोटीन निर्मित होता है उसमें अमीनो अम्ल क्रम मेथियोनीन, लाइसीन, आर्जिनिन, एलानीन, ल्यूसीन है, अर्थात तीसरे कोडॉन से रीडिंग फ्रेम चेंज हो गया है। दूसरा उदाहरण जो है वो डिलीशन का है, बेस पेयर डिलीशन। यहाँ 10वां बेस पेयर जो है CG बेस पेयर वो विलुप्त हो गया है। इस कारण से तीसरे अमीनो अम्ल के बाद जो है गलत अमीनो अम्ल प्रोटीन में उपस्थित होंगे, अर्थात mRNA का रीडिंग फ्रेम 3 कोडॉन के बाद, ट्रिपलेट्स में इसलिए 3 कोडॉन के बाद परिवर्तित हो जाता है। तो सामान्य mRNA में इससे जो प्रोटीन बनती है उसमें जो अमीनो अम्ल क्रम है वो मेथियोनीन, लाइसीन, ग्लाइसीन, आर्जिनिन, फेनाइलएलानीन और एलानीन है, और जब वो उत्परिवर्तित हो जाता है डिलीशन के बाद तो रीडिंग फ्रेम जो है चौथा अमीनो अम्ल भिन्न आ जाता है, और वहां से रीडिंग फ्रेम चेंज हो रहा है। मेथियोनीन, लाइसीन, ग्लाइसीन, फिर एलानीन आया आर्जिनिन के स्थान पर, और फिर ल्यूसीन। इस तरह से रीडिंग फ्रेम परिवर्तित होने के कारण ये भिन्न अमीनो अम्ल आ रहे हैं प्रोटीन में, और अकार्यात्मक प्रोटीन निर्मित होते हैं दोनों परिस्थितियों में। अब हम लोग पॉइंट म्यूटेशन के कार्यात्मक प्रभाव का अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर जब एक क्षार युग्म पॉइंट म्यूटेशन में परिवर्तित होता है तो 3 प्रभाव दृष्टिगत होते हैं। प्रथम है क्षार विस्थापन जो है उसके कारण साइलेंट म्यूटेशन हो सकता है, अर्थात जो परिवर्तित कोडॉन है वो उसी समान अमीनो अम्ल को कोडित करता है। द्वितीय, क्षार विस्थापन के कारण मिससेंस म्यूटेशन हो सकता है, अर्थात जो परिवर्तित कोडॉन है वो भिन्न अमीनो अम्ल को कोडित करता है। और तृतीय, क्षार विस्थापन नॉनसेंस म्यूटेशन हो सकता है, जहां परिवर्तित कोडॉन जो है अंतस्थ कोडॉन अर्थात स्टॉप कोडॉन को कोडित करता है। ये कोडॉन mRNA में उपस्थित होकर पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का समापन कर देते हैं। तो सबसे पहले साइलेंट म्यूटेशन, इस प्रकार के उत्परिवर्तन में एक न्यूक्लियोटाइड का विस्थापन होता है परंतु वही समान अमीनो अम्ल कोडित होता है, क्योंकि अमीनो अम्ल के कई कोडॉन होते हैं, जैसे AAG एवं AAA दोनों लाइसीन को कोडित करते हैं, अतः यदि GA में परिवर्तित हो भी जाता है तो वही अमीनो अम्ल कोडित होता है तथा प्रोटीन का कार्य प्रभावित नहीं होता है। नॉनसेंस म्यूटेशन ये तब होता है जब एक न्यूक्लियोटाइड के विस्थापन से अंतस्थ कोडॉन यानी कि स्टॉप कोडॉन निर्मित हो जाता है उस स्थल पर जहां अमीनो अम्ल उपस्थित होना चाहिए था या अमीनो अम्ल का कोडॉन था। तो आरएनए में अंतस्थ कोडॉन UAG, UAA अथवा UG है, A है, जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का समापन कर देते हैं। जब प्रोटीन संश्लेषित होती है तो ये जो स्टॉप
कोडॉन है mRNA के अंत में पाए जाते हैं, परंतु विस्थापन के कारण ये mRNA में अन्य स्थल पर पाए जाते हैं और प्रोटीन को अपरिपक्व प्रोटीन का समापन कर देते हैं, या उसका श्रृंखला दीर्घीकरण या पूर्णता पूरा नहीं होने देते हैं, जिसके कारण अकार्यात्मक प्रोटीन निर्मित होती है। यहाँ पे उदाहरण दिए हैं, पॉइंट म्यूटेशन का चित्र में दिखाया है। यहाँ पे साइलेंट म्यूटेशन तब होता है जब समान अमीनो अम्ल कोडॉन विस्थापन के बाद भी समान अमीनो अम्ल कोडित करे। तो यहाँ पे जी के स्थल पर ए आ रहा है परंतु लाइसिन ही कोडित हो रहा है, तो कार्यात्मक प्रोटीन बनती है। नॉनसेंस म्यूटेशन है, यहाँ पर अंतस्थ कोडॉन क्षार विस्थापन के बाद बन रहा है। यहाँ पर जो है ए के स्थल पर यू आ जा रहा है, तो यूएजी जो है स्टॉप कोडॉन निर्मित हो रहा है और वो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का अपरिपक्व पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का समापन कर देता है, जिससे कार्यात्मक प्रोटीन निर्मित नहीं हो पाती है। ये मिससेंस म्यूटेशन है। यहाँ पे सामान्य अमीनो अम्ल के स्थल पर दूसरा अमीनो अम्ल कोडित होता है। यदि उसके गुण जो है सामान्य अमीनो अम्ल के समान है तो उसे सिनोनिमस मिससेंस म्यूटेशन कहते हैं। जैसे लाइसिन के स्थल पर ये सामान्य लाइसिन है, आर्जिनिन कोडित हो रहा है, तो आर्जिनिन भी क्षारीय अमीनो अम्ल है, इसके गुण लाइसिन के कुछ समान है, इसलिए प्रोटीन कार्य उतना प्रभावित नहीं होता है। नॉन सिनोनिमस मिससेंस म्यूटेशन में भिन्न प्रकार का अमीनो अम्ल कोडित होता है, तो लाइसिन के स्थल पर यहाँ थ्रियोनिन आ रहा है और इस कारण से जो प्रोटीन का कार्य है वो प्रभावित होता है और अकार्यात्मक प्रोटीन बन सकती है। ये डिपेंड करता है, निर्भर करता है कि ये अमीनो अम्ल कितना प्रोटीन संरचना और कार्य के लिए महत्वपूर्ण है, उस पर निर्भर करेगा। तो नॉनसेंस म्यूटेशन के कारण अपरिपक्व प्रोटीन का टर्मिनेशन हो जाता है और सही प्रोटीन नहीं निर्मित होता है, इस कारण से अकार्यात्मक प्रोटीन बनती है। तो नॉनसेंस म्यूटेशन का प्रभाव इस बात पर निर्भर करेगा कि मूल अंतस्थ कोडॉन के कितना समीप नॉनसेंस म्यूटेशन या उत्परिवर्तन हुआ है, क्योंकि जितना वो समीप में होगा उतना कार्यात्मक प्रोटीन बन चुकी होगी। तो इस कारण से इस पर निर्भर करेगा कि उत्परिवर्तन कहाँ हुआ है, और यदि प्रोटीन के मध्य में होगा और कई कार्यात्मक डोमेन प्रोटीन के प्रभावित होंगे तो अकार्यात्मक प्रोटीन निर्मित होता है। मिससेंस उत्परिवर्तन ये तब होता है जब एक न्यूक्लियोटाइड का विस्थापन होता है और भिन्न कोडॉन निर्मित होने के कारण दूसरा अमीनो अम्ल उस स्थल पर आता है, जैसे कि उपरोक्त पहले चित्र में दर्शाया गया था कि लाइसिन के स्थल पर या तो आर्जिनिन अथवा थ्रियोनिन आ रहा है। तो ये दो प्रकार के होते हैं। सिनोनिमस, जब समान प्रकार का अमीनो अम्ल, समान गुण वाला अमीनो अम्ल उस जगह उपस्थित होता है उत्परिवर्तन के बाद, तो इस कारण से प्रोटीन का कार्य कम प्रभावित होता है। परंतु जब असमान अमीनो अम्ल स्थल पर आ जाता है तो फिर प्रोटीन, इस प्रकार के म्यूटेशन को नॉन सिनोनिमस म्यूटेशन कहते हैं और इसमें प्रोटीन की संरचना एवं कार्य प्रभावित होते हैं। और ये इस बात पर निर्भर करता है कि वो जो अमीनो अम्ल उत्परिवर्तित हुआ है वो प्रोटीन की संरचना के लिए कितना महत्वपूर्ण है। क्रोमोसोम उत्परिवर्तन, इसके अंतर्गत क्रोमोसोम खंड, पूर्ण क्रोमोसोम अथवा संपूर्ण क्रोमोसोम समूह में परिवर्तन आता है। सबसे पहले क्रोमोसोम संख्या में परिवर्तन, यूप्लॉइडी, इसमें इस प्रकार के क्रोमोसोम परिवर्तन में संपूर्ण समूह परिवर्तित होता है कोशा अथवा जीव में। तो जंतुओं की तुलना में पादपों में यह अधिक सह होता है परिवर्तन। यूप्लॉइडी जो है एक समूह यदि उपस्थित होता है तो उसे मोनोप्लॉइडी कहते हैं। दो समूह क्रोमोसोम के उपस्थित होते हैं, दो सेट्स उपस्थित होते हैं तो उन्हें डाइप्लॉइडी कहते हैं। चार सेट्स क्रोमोसोम के उपस्थित होते हैं तो टेट्राप्लॉइडी कहते हैं। एन्यूप्लॉइडी में क्रोमोसोम की जो संख्या है वो असामान्य होती है, एबनॉर्मल होती है। मनुष्य की कोशा में 46 क्रोमोसोम उपस्थित होते हैं और ये सामान्य संख्या है। इसके स्थल पर यदि 45 अथवा 47 क्रोमोसोम उपस्थित होंगे तो वो
एन्यूप्लॉइडी कहलाएगा। डाउन सिंड्रोम, इसे ट्राइसोमी 21 कहते हैं, क्योंकि क्रोमोसोम संख्या 21 में 3 क्रोमोसोम उपस्थित होते हैं, जिसके कारण डाउन सिंड्रोम दृष्टिगत होता है। टर्नर सिंड्रोम, इसमें मोनोसोमी एक्सओ है, एक क्रोमोसोम कम होता है, अर्थात एक्सओ है या एक एक्स क्रोमोसोम कम होता है। क्रोमोसोम एबरेशन, इसमें क्रोमोसोम की संरचना में परिवर्तन आता है। सबसे पहले डिलीशन, इसमें क्रोमोसोम का एक खंड ब्रेकेज के बाद अलग हो जाता है, उसकी हानि होती है, जिसके कारण क्रोमोसोम की संरचना में परिवर्तन आता है और एबनॉर्मेलिटी आती है। यदि उस जो खंड की हानि हुई है उसमें महत्वपूर्ण जीन उपस्थित होंगे तो वो कार्य की क्षति हो जाएगी और वो प्रोटीन निर्मित नहीं हो पाएगा। इन्वर्जन में यहाँ पे क्रोमोसोम का एक खंड ब्रेकेज के बाद उल्टा होकर जुड़ जाता है और इस कारण से उल्टा होकर जुड़ने के कारण जो संरचना है उसमें परिवर्तित आता है। ये हानिकारक हो भी सकता है अथवा नहीं हो सकता है। ये इस बात पे निर्भर करेगा कि कौन से जीन उल्टे हो गए हैं या विपरीत दिशा में हो गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं चित्र में कि जिस दिशा में जुड़ा है टूटने के बाद उसके उल्टे दिशा में वो जुड़ता है। डुप्लीकेशन में एक ही जीन का 2 बार डुप्लीकेशन हो जा रहा है, 2 बार वो उपस्थित हो जा रहा है, जिसके कारण असामान्यता या एबनॉर्मेलिटी इंडिविजुअल में आ रही है। ट्रांसलोकेशन में 2 क्रोमोसोम के खंड जो हैं वो अंतर परिवर्तित हो जाते हैं, एक क्रोमोसोम का खंड दूसरे में और दूसरे का पहले वाले में आ जाता है, तो इससे दोनों में परिवर्तन आता है और असामान्यता उत्पन्न होती है। इंसर्शन में एक क्रोमोसोम का खंड निकलकर दूसरे क्रोमोसोम में जुड़ जाता है, जिससे दोनों क्रोमोसोम की संरचना बहुत अधिक प्रभावित हो जाती है और असामान्यता आती है।